जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एक तरफा होता जा रहा है। और रिजल्ट क्या आने वाला है इसमें अब किसी भी इंसान को किसी बात की आशंका नहीं रह गई है। तो चलिए अब उन मुद्दों की बात कर लेते हैं जिस मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा गया है, खासकर उन मुद्दों की जिन्हें विपक्ष ने बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया है। नमस्कार, कंट्रोवर्शियल डिक्लेटर में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में 5 मुद्दों की बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन मुद्दों में क्या दम है और उन मुद्दों में कितनी सच्चाई है। तो वो मुद्दे कौन कौन से हैं? सबसे पहला है महंगाई, दूसरा है बेरोजगारी, तीसरा है गरीबी, चौथा है करप्शन और पांचवा है जातिवाद। विपक्ष के तरफ से ये 5 मुद्दे ही बड़े रूप से उठाए गए हैं। और और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उनको दिखाई दे रहा है कि इन मुद्दों में दम नहीं है, तो वो दूसरे इश्यूज की तरफ शिफ्ट करते हुए जा रहे हैं। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं महंगाई के मुद्दे से। तो बीजेपी सरकार पे जो आरोप लगाया है विपक्ष ने कि महंगाई काफी बढ़ी है बीजेपी सरकार में। तो आपको ये बता दूं कि इस साल दो और चुनाव हो रहे हैं दुनिया में। एक है यूके का चुनाव जो कि जुलाई में डिक्लेयर हो गया है अभी, और दूसरा है यूएस का चुनाव जो कि डिक्लेयर हो गया है नवंबर दिसंबर के टाइम पर होता है। तो ये दोनों चुनाव भी हो रहे हैं और दोनों बड़े डेमोक्रेसीज हैं। यूएस की आप पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखें तो भारत की आधी पॉपुलेशन है, लगभग 40-45 करोड़ के आसपास है, तो वो भी एक बड़ी डेमोक्रेसी कह सकते हैं। यूएस की सबसे बड़ी इशू क्या है? महंगाई। यूएस में पिछले साल कोरोना के बाद से ये सब चीजें दुनिया में घटी हैं, क्योंकि जिस तरह से फिस्कल स्टिमुलस किया गया उसके कारण से ये सब डिस्टरबेंस दुनिया में आया है। और यूएस में इन्फ्लेशन दर जो था वो 2022 में 9.1% था। और ये 9.1% यूएस के लिए अकल्पनीय है, क्योंकि वो एक डेवलप्ड इकोनॉमी है। डेवलप्ड इकोनॉमीज जो है वो बहुत कम 1-1.5% की ग्रोथ रेट से ग्रो करती है, बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट से ग्रो नहीं करती है। और उनका जो मेन फोकस रहता है वो डॉलर को स्टेबल रखने में होता है। अगर इंटरनल इन्फ्लेशन 8% है तो डॉलर कभी स्टेबल नहीं रह सकता। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा वहां पर बनकर उभरा है। इस तरह से यूके की बात कर लेते हैं। यूके में पिछले साल इन्फ्लेशन 11% पहुंच गया था, और इन्फ्लेशन वहां का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और अब घूम फिर कर भारत पे आते हैं। तो भारत में इन्फ्लेशन मैक्सिमम कितना पहुंचा है? 6 से 7%। तो आप इन दोनों बड़ी इकोनॉमी से कंपेयर करके देख लीजिए कि भारत कहाँ है, भारत क्या कर रहा है। और तो और अब दूसरे इस बात से कंपेयर करते हैं कि कांग्रेस के समय क्या रही थी इन्फ्लेशन। तो आपको ये याद दिला दूं, 2010 11 12 के समय इन्फ्लेशन कॉन्स्टेंटली 10% के ऊपर रही थी। कांग्रेस वाली इसके अगेंस्ट कितने भी दावा करें इस बात को झुठला नहीं सकते हैं, ऑफिशियल डेटा रिकॉर्ड में अवेलेबल है। 10% के ऊपर, कई बार 13% भी जा चुकी थी भारत की इन्फ्लेशन। एक डेवलपिंग इकोनॉमी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसका इन्फ्लेशन डेटा थोड़ा खराब रहेगा, पर 10%, 12%, 13%, ये इतना ज्यादा इन्फ्लेशन जो है वो किसी भी इंसान को गरीब बनाने के लिए काफी है। और कांग्रेस के समय वही हुआ था, बहुत सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए थे। और इस बात को कांग्रेस वाले झुठला नहीं पा रहे हैं। तो ये हुई महंगाई की बात। और मैं अगर क्रिटिकल एनालिस्ट के तौर पर भी देखूं तो फूड इन्फ्लेशन को छोड़कर इसके अलावा कोई भी चीज ऐसे नहीं हुई है जो कि बहुत महंगी हुई है या बहुत उसमें अतिशयोक्ति रूप से उसमें बढ़त हुई है। 5 से 6% एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए फाइन है। और इतनी महंगाई रहने वाली है। ये हो गई महंगाई की बात। अब इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा, जो दूसरा मुद्दा जो उठाते हैं वो है बेरोजगारी की बात। कि बहुत सारी बेरोजगारी है भारत में, और भारत में बेरोजगारी जो है वो मोदी सरकार के कार्यक्रम के दौरान बढ़ती बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है, ढेर सारा हौसला मिलता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात पर वापस आते हैं, तो फिर से चलते हैं यूएस और यूके। और वहां पर भी जो चुनाव है उनका जो मुद्दा अभी से बनाया जा रहा है वो इसी अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर है। यूएस में भी है कि विपक्ष की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है, और सत्ता पक्ष की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि बेरोजगारी का डेटा उतना भी बुरा नहीं है, बेरोजगारी का डेटा काफी अच्छा है। और यही सेम स्टोरी यूके में भी देखने को मिलता है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, दूसरे डेमोक्रेसी से कंपेयर करके क्यों बता रहा हूँ? आप बोलेंगे कि भारत की बात तो भारत की बात है, दूसरे डेमोक्रेसी से करनी नहीं चाहिए। पर मैं आपको इन जनरल दुनिया का पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों कोविड के बाद से दुनिया को अभी एक नया नॉर्मल नहीं मिला है, और दुनिया अभी तक नॉर्मलिटी की तरफ बढ़ नहीं पाई है। उसके बाद से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया, इसराइल पैलेस्टाइन का युद्ध शुरू हो गया, और बहुत सारे ऐसे डिस्टर्बेंसेस दुनिया में आ गए हैं जो कि एक इक्विलिब्रियम की तरफ से मोड़ रहे हैं दुनिया को। और इसलिए आप
आपको दुनिया के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और भारत उसी दुनिया का एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड का हिस्सा है, और ये चीजें भारत को भी अफेक्ट करने वाली हैं। उस परिप्रेक्ष्य में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उस परिप्रेक्ष्य में भी मोदी सरकार का जो डेटा है इन चीजों को लेकर, वो काफी बेहतर रहा है कांग्रेस के तुलना में, जिस समय इस तरह की कोई भी डिस्टर्बेंसेस नहीं थी कोविड के तरह। मतलब क्या अनप्रेसिडेंटेड जो घटना हुई है, वो घटना, उस तरह की कोई भी घटना कांग्रेस के समय नहीं हुई थी, और उनका डेटा किसी भी मायने में बहुत खराब है। तो अगर आप मनरेगा को रोजगार मानेंगे, कांग्रेस के समय जो हुआ था, तो वो तो आज के डेट में भी चल रहा है, मनरेगा का स्कीम अच्छे से चल रहा है। बट अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जो भी कांग्रेस का जो कांग्रेस की जो क्लेम्स है, वो एक्चुअली ग्राउंड पे कोई भी डेटा होल्ड नहीं करती, क्योंकि जनता में इस तरह का रोष अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर दिखाई ही नहीं दे रहा है। सरकारी नौकरी को लेकर आप जरूर बोल सकते हैं कि जनता में रोष है, क्योंकि सरकारी नौकरियां उस तरह से जनरेट नहीं हुई हैं या उस तरह से फुलफिल नहीं हुई हैं। बट वो मोदी गवर्नमेंट के प्लान की तरफ से था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस वाला जो मॉडल है, जितने कम सरकारी ऑफिसर्स रहेंगे उतना कम करप्शन का चांसेस रहेगा। ये बेसिक रियलिटी है, किसी भी सरकार की रियलिटी है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो इसमें हो क्या रहा है, जो जीडीपी का ग्रोथ डेटा जो जनरेट हो रहा है 7%, 8% से, जो कॉन्स्टेंटली भारत ग्रो कर रहा है, और उसके ऊपर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, जो मोदी गवर्नमेंट का टारगेट था 100 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का, उसके कारण से अगर आप ऐसा क्लेम करें कि सरकार, मतलब कोई जॉब जनरेट ही नहीं हो रही इकोनॉमी में, तो इससे बड़ी स्टुपिडिटी ना आपने सुनी होगी ना आपने देखी होगी। अब आपका आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि जिस अनुपात में पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस अनुपात में जॉब्स जनरेट नहीं हो रही है, तो आप किसी भी बड़े शहर में जाकर देख लीजिए, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, मतलब जॉब्स करने वाले लोगों की किस तरह की कमी है। आप नॉर्मल प्लम्बर से लेकर, कारपेंटर से लेकर, इलेक्ट्रीशियन से लेकर, किसी भी तरह के सर्विसेज को देख लीजिए, कुक से लेकर, मेड से लेकर, मतलब करने वाले को ढूंढते रहो, आपको मिलेगा नहीं। पता नहीं कैसे लोग ये कहाँ से क्लेम करते हैं कि जॉब की कमी हो गई है। काम करने वालों के लिए जॉब की कोई कमी नहीं है आज के डेट में भी। बेरोजगारी की बात हो गई, और इसी इन दोनों से जुड़ा हुआ तीसरे मुद्दे पर आते हैं, जो है गरीबी। और गरीबी में, मतलब सब बीजेपी की बात तो मैं करूंगा, पर आप सबसे पहले कांग्रेस के नेता का बयान सुनिए। खटाखट 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 वो गरीबी मिटा देंगे। इतना ही आसान था तो आपने जो 10 साल राज किया 2004 से 2014 में, क्यों नहीं मिटा दिया गरीबी? खटाखट खटाखट मिटा देते। राजीव गांधी क्यों नहीं मिटा दिया गरीबी? इंदिरा इंदिरा जी ने क्यों नहीं मिटाया गरीबी? इतना ही आसान था तो। राहुल गांधी को ये लगता है कि वो नोट छाप कर नोट बांट देंगे तो उससे गरीबी मिट जाएगी। अब इस इंसान की बुद्धि का मैं क्या करूं, मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रहा है। आपको, मतलब एक बेसिक इकोनॉमिस्ट भी बता देगा कि अगर नोट छाप कर आप बांटने की कोशिश करने लगेंगे तो आपके देश की इकोनॉमी के साथ क्या होगा। टैक्स बढ़ाएंगे, ज्यादा लोग गरीबी में जाएंगे। ये सब मतलब बेसिक बेसिक चीजें हैं, राइट? तो आप अगर नोट छाप कर बांट रहे हैं, महंगाई बढ़ेगी और लोग गरीबी में जाएंगे। मतलब किसको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी? उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वो कुछ भी बोल रहे हैं। और इसका ठीक विपरीत आप नरेंद्र मोदी की तरफ देख लीजिए, वो क्या कर रहे हैं। वो उन्होंने, और ये यूएन का ऑफिशियल डेटा है, भारत सरकार का भी डेटा नहीं है, 25 करोड़ भारतीयों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला है पिछले 10 साल में। 25 करोड़, ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन है 25 करोड़। ये होता है काम, और ये होता है काम करने का तरीका। 25 करोड़ आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कितनी बड़ी नंबर है। पर इस बात में किन किन मुद्दों का सबसे अहम इसमें कंट्रीब्यूशन रहा, वो आपको जरूर बताना चाहूंगा। जो उनका फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, और जो इन्होंने किसान सम्मान निधि दिया है, इसके अलावा गरीबों को घर दिया है, और हर घर जल पहुंचाने वाला जो स्कीम है, इन सब ने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है गरीब की जिंदगी में। और उनको जो बेसिक चीजें चाहिए, मूलभूत चीजें चाहिए जिंदा रहने के लिए, और एक बेसिक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, वो मोदी ने ला कर दिया उन्हें, खाना, पानी और घर। और ये सीधा घर तक पहुंचा, और इसमें किसी को किसी तरह की बात की शंका नहीं है कि किसी के पास ये बेनिफिट्स मिले नहीं है, क्योंकि इस बारे में विपक्ष भी बात नहीं कर रहा है। ये मुद्दा है ही नहीं कि उन्हें बेनिफिट्स नहीं मिले हैं। मुद्दा ये है कि गरीबी ही खत्म नहीं हुई है। और इससे बड़ा झूठ भी आज के डेट में कोई नहीं हो सकता। इसमें एक दो चीजें मैं और जोड़ना चाहूंगा। जो के शेप्ड रिकवरी की बात करते हैं कोविड के बाद, की जो अमीर जो है वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, और गरीब जो है वो और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो इसमें भी एक तरह से सच्चाई ही है कि जो अमीर होते हैं उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं पैसे कमाने के लिए, तो वो ज्यादा अमीर होते हैं। तो इसके लिए जो नरेंद्र मोदी का जो तरीका है, वो एक तरह से सबसे प्राइम एग्जाम्पल ऑफ
आप गरीबी से कैसे डील कर सकते हैं उसका है। आप सपोर्ट सिस्टम दो, गरीबों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाओ, और जो सबसे निचले तबके के लोग हैं उन लोगों को सपोर्ट करो ताकि उन्हें गरीबी में जीना ना पड़े। एक बार वो पैसे कमाएंगे, उनके पास अपॉर्चुनिटीज आएगी, वो अपने आप अमीर होने लगेंगे और वो उस श्रृंखला में ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। तो भारत आज के डेट में एक बहुत अच्छे जगह पे प्लेस होता हुआ दिख रहा है गरीबी के मामले में। और अगले 5 साल के अंदर अगर गरीबी यहाँ से कंप्लीटली वाइप आउट हो जाए तो इसमें कोई कोई सरप्राइज मत होइएगा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा ग्राउंड पे चेंज है जो नरेंद्र मोदी ने किया है। इसके बाद अब चौथे मुद्दे पर आ जाते हैं, जो कि है करप्शन। इससे जुड़ा हुआ एक और मुद्दा जो विपक्ष बहुत कॉन्स्टेंटली उठाने की कोशिश कर रहा है, ये है जो कि इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो अटैक रहा है बीजेपी का। उनके हिसाब से सारे इंस्टीट्यूशंस को बीजेपी ने खरीद लिया है और वो बीजेपी के एजेंट बन गई है। इसमें कौन कौन शामिल है? इलेक्शन कमीशन शामिल है, सुप्रीम कोर्ट शामिल है, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सब कुछ इन्वॉल्व है इसमें। और उसका सबसे प्राइम एग्जांपल वो ये देते हैं कि जो ईडी ने अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया है चुनाव के पहले, ये उनका क्लासिक एग्जांपल है। तो आपको इससे पहले बता दूं कि नरेंद्र मोदी का दिया हुआ ये करप्शन का मुद्दा, और उन्होंने ये 2-3 साल पहले डिसाइड कर लिया था कि वो करप्शन के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं के घरों से नोटों की गड्डियां निकली हैं, टीएमसी के नेता के घरों से नोटों की गड्डियां निकली हैं, किसी से ये ढकी छुपी बात नहीं है कि करप्शन में ये नेता लिप्त थे। जो मैटर ये है कि लोगों को करप्शन से ज्यादा फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो आप इस बात पे देखेंगे तो सिंह यादव की सरकार वापस आई थी, वो करप्शन के ऊपर कितने चार्जेस है उनके आपको पता है। लालू यादव की सरकार वापस आई थी, 3-3 बार उन्होंने शासन किया था, उनके ऊपर करप्शन के कितने चार्जेस आपको पता है। उसके पहले राजीव गांधी और जो आपके जो कोलिशन के जो जितने भी सरकार थे, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सबके ऊपर करप्शन के किस तरह से चार्जेस रहे, ये किसी से दबी हुई बात नहीं है। तो अगर हिस्टोरिकली आप देखें तो भारत की जनता को करप्शन से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा पड़ा आज तक। 2014 से पहले इस बात पे जरूर फर्क पड़ा था और कांग्रेस की सरकार करप्शन के मुद्दे पर ही गई थी, पर वो पहली बार था इतिहास में। पर अगर आप एक हिस्टोरिकल तौर पे देखें तो अगर एक लिमिटेड तरीके से करप्शन हो रहा है तो उस भारत की जनता को का उसके ऊपर विशेष फर्क नहीं पड़ता। तो अगर करप्शन होने पे फर्क नहीं पड़ रहा तो करप्शन पे एक्शन होने पे क्यों फर्क पड़ेगा? इस बात पे कोई तर्क मुझे समझा दे। अगर मेरे हिसाब से आप बात समझें तो करप्शन के ऊपर कोई भी एक्शन हो रहा है, जनता का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर कोई फर्क पड़ेगा तो पॉजिटिव पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत फायदा उसे बीजेपी को मिले, बहुत ज्यादा फायदा बीजेपी को भी नहीं मिलने वाला है करप्शन के एक्शन के ऊपर, क्योंकि भारत में ये कभी बहुत बड़ा मुद्दा रहा भी नहीं है। और सिर्फ भारत में ही क्यों, किसी भी बड़ी डेमोक्रेसी में आप उठाकर देख लीजिए या किसी भी बड़ी ऑटोक्रेसी में भी आप उठाकर देख लीजिए, करप्शन कभी भी हमेशा टॉप मुद्दा नहीं रहा है। रहना चाहिए, दुख की बात है, नहीं रहता, पर लोगों के नजर में करप्शन बहुत ऊपर नहीं आता मुद्दों के लिस्ट में। ठीक है। और सबसे आखिरी और सबसे अनफॉर्चुनेट मुद्दे की बात करता हूं, जो है कास्ट। और भारत की कास्ट जो है भारत में वो एक रियलिटी रही है। 1947 में भी था, 1990 में भी था, और 2024 में भी है। पर आप एक ट्रेंड आप जरूर कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे कि कास्ट के फैक्टर का जो प्रभाव है वो ग्रेजुअली कम होता जा रहा है। 1991 के बाद से 2024 तक उसका जो प्रभाव है वो कम ही होता रहा है, बीच में बढ़ा नहीं है कभी भी। और पिछले बार 2019 के चुनाव में आपको ये बहुत क्लियर तौर पे दिखाई देगी। यूपी का अगर आप इलेक्शन रिजल्ट देखेंगे तो उसमें कांग्रेस, सपा और बसपा तीनों ने साथ में मिलकर चुनाव लड़े थे, और भाजपा वहां पर 64 सीट लेकर आई थी। उसमें से 40 सीटें ऐसी थी जिसपे उन्होंने 50% से ऊपर जीता था। तो आप ये देखिए कि जनता अब इतनी जागरूक हो चुकी है कि कि उन्हें समझ में आ रहा है कि लोकसभा में किसको नेता चुनना है और वो किसके लिए काम करेगा। और वो उस नेता को नहीं चुनते हैं जो कि वहां पे लोकल नेता खड़ा है, जो कि उनके कास्ट का है, बट उस इंसान को चुनते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने वाला है। इसमें सबसे बड़ा ब्लंडर कांग्रेस ने क्या कर दिया कि उन्होंने राहुल गांधी बनाम मोदी कर दिया इस चुनाव को, जिसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। क्योंकि राहुल गांधी मोदी के सामने कहीं से भी खड़े नहीं होते हैं, और खासकर इस जाति के मुद्दे पर बात करें तो राहुल गांधी ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं और नरेंद्र मोदी ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। हालांकि राहुल गांधी मंचों पर चिल्ला चिल्ला कर ओबीसी के हिमायती होने की बात करते हैं, पर नरेंद्र मोदी इस तरह की जातिवाद की कोई भी बात किसी भी मंच से उन्होंने नहीं की है। और ये इस चुनाव का फैक्ट है, आप उनका कोई भी इंटरव्यू, कोई भी मुद्दा उठाकर देख लीजिए।
तो अगर आप एक मतलब एक मॉडर्न इंसान के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे, तो आप किसी भी लेंस से आप उसको देखेंगे तो कांग्रेस और जो इंडी का गठबंधन है, जो विचार हैं जो जाति के प्रति, आपको लगेगा बहुत रिग्रेसिव सा, मतलब वो किस जमाने में 1980 के दशक में वापस ले जाने की बात हो रही है, इस तरह का आपको लगेगा। और नरेंद्र मोदी के सभाओं में आप बात करेंगे तो ये लगेगा कि हाँ 2047 की बात कर रहे हैं, वो वापस वो आगे की तरफ देख रहे हैं, भारत को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। अब हालांकि मुझे इस चुनाव में बहुत हद तक समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इस जाति वाले मुद्दे का असर होगा या नहीं होगा, ग्राउंड पे कुछ शिफ्ट होगा या नहीं होगा। पर अगर असर नहीं होता है तो आप ये बात मानकर चलिए कि लंबे समय के लिए जाति का मुद्दा हमेशा के लिए भारत में मर जाएगा। क्योंकि अगर नेशनल नैरेटिव में जाति का मुद्दा नहीं चल रहा है तो जाति के मुद्दे पर लोगों ने वोट देना बंद कर दिया है। और इसका एक और दूसरा कारण यह है कि बीजेपी ने इतना बड़ा एक लाभार्थी वर्ग बना लिया है, जो मैंने सबसे नीचे तबके के लोगों को सपोर्ट देने की बात की, उस सपोर्ट सिस्टम से बीजेपी ने अपने लिए एक बहुत स्ट्रांग ग्राउंड पे एक जनाधार तैयार कर लिया है, जो कि बीजेपी को सिर्फ इस बात पे वोट देता है कि उन्हें क्या मिला और उन्हें किस चीज पे का फायदा हुआ है, किस सरकार का किस मुद्दे पर फायदा हुआ है। और बीजेपी के सरकार में उन्हें जो भी चीज जो भी बेनिफिट्स मिले वो सीधा उनके खातों में मिला है। और इस बात में विपक्षी पार्टी वाले भी इस बात की रियलिटी को देखते हैं, विपक्षी जो मीडिया वाले हैं वो भी इस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं कि लोगों को बेनिफिट्स मिला है और लास्ट माइल डिलीवरी का बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। और इसमें वो कास्ट देखकर, रिलीजन देखकर किसी तरह का भेदभाव नहीं करते। और अगले टर्म में जो पीएम मोदी का विजन भी जो है वो सैचुरेशन की तरफ है, 100% डिलीवरी ऑफ डीबीटी और जो भी उनके उनके स्कीम्स है उसकी तरफ है। तो ये हो गई 5 मुद्दों की 5 बात। और आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।